ठीक है, तो आज देखते हैं हमको क्या पढ़ना है। कल हमने कुछ क्रिस्टल दोष पढ़े थे, जालक दोष पढ़े थे, जिसमें शाक्की दोष, फ्रैंकल दोष, धातु न्यूनता का दोष, ऋणायन रिक्ति, ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब हम अशुद्धियों के दोष पढ़ेंगे और उसके आधार पे देखेंगे कि अर्धचालक कैसे बनते हैं। अशुद्धि त्रुटि। अशुद्धि त्रुटि का मतलब है जब कोई बाह्य पदार्थ जो कि क्रिस्टल का हिस्सा नहीं है वो क्रिस्टल के अंदर प्रवेश कर जाए तो उसके आने से जो अनियमितता उत्पन्न होगी वो कहलाएगी आपकी अशुद्धि त्रुटि। अशुद्धि त्रुटि को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आयनों की अशुद्धि। उदाहरण के लिए अगर हम नमक का क्रिस्टल लें, सोडियम क्लोराइड, तो NaCl है। सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल दीजिए, उसमें थोड़ा सा सीजियम क्लोराइड मिला दीजिए और पानी में घोल के उसको फिर से पानी को वाष्पीकृत कीजिए ताकि नया क्रिस्टल बने। तो आपको मिलेगा ये कि सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इस तरीके से मिलेगा आपको। यानी क्रिस्टल के अंदर कुछ जगहों पर सोडियम को हटाकर दूसरा आयन आ जाता है। तो जब आयनिक क्रिस्टलों में उस क्रिस्टल के आयनों को हटाकर कोई बाहरी आयन उसकी जगह ले लेता है तो इस प्रकार की त्रुटि क्या कहलाती है? आयनों की अशुद्धि या आयनों की अशुद्धता की त्रुटि। अब हम बात करते हैं कि इसमें ही अब हम आते हैं उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि में। उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि। तो उदासीन परमाणुओं की अशुद्धि को हम पढ़ने से पहले एक और शब्द पढ़ेंगे जिसको कहते हैं डोपिंग। 12वीं में पढ़ा हुआ है आप सबने। डोपिंग का अर्थ होता है कि किसी शुद्ध पदार्थ में अशुद्धि की अल्प मात्रा को मिलाना, ये कहलाता है डोपिंग। किसी शुद्ध पदार्थ में अशुद्धि की अल्प मात्रा को मिलाने की घटना डोपिंग कहलाती है। और जब हम समूह 14 के तत्व, समूह 14 के तत्व जिसमें कौन कौन है? सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि में समूह 13 कौन कौन है? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम आदि, या समूह 15 यानी एक समूह पहले का या एक समूह बाद का, फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टिबियम, ये सब। अगर हम समूह 14 में समूह 13 या समूह 12 के तत्वों को मिलाते हैं, इनकी डोपिंग करते हैं, तो इससे अर्धचालक बनते हैं। इससे अर्धचालकों का निर्माण होता है। अब ये अर्धचालक क्या है? तो हम सब जानते हैं कि विद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है: सुचालक, कुचालक, अर्धचालक। सुचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने में से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। सुचालक अपने में से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। कुचालक अपने में से होकर विद्युत धारा को बिल्कुल प्रवाहित नहीं होने देते। तो सुचालक के उदाहरण में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जितने धातु आप जानते हैं वो सारे हैं। कुचालक में लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, रबर, ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं अर्धचालक। ये अर्धचालक कहां देखने को मिलते हैं?
आप अपने मोबाइल को खोलिए, अपने टीवी को खोलिए, कंप्यूटर को खोलिए, तो उसके अंदर जो चिप लगे रहते हैं, जो रेजिस्टेंस लगा रहता है, जो ट्रांजिस्टर लगा रहता है, ये सारी चीजें किससे बनी होती हैं? अर्धचालकों से। तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जो अल्प मात्रा में विद्युत धारा को अपने में से होकर जाने देते हैं। विद्युत धारा को अल्प मात्रा में। अब कैसे? तो जरा इन्हीं को हम देखते हैं। तो उदाहरण के लिए हम सिलिकॉन के क्रिस्टल को देखते हैं। सिलिकॉन, हर सिलिकॉन की 4 संयोजकता होती है, यानी वो 4 बंध बना सकता है। तो बंध बनाने के लिए ये जो 2 बिंदु मैंने डाले, एक सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, इससे एक सहसंयोजक बंध बनता है। ये एक बंध है, ध्यान रखेंगे ना, 2 बंध नहीं समझेंगे। और जो छोटे छोटे दाने बना रहा हूं मैं, वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, काफी हो गया। अब देखिए, हर एक सिलिकॉन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो 4 बंध बना सकता है। हर एक सिलिकॉन ने अपने बगल के 4 सिलिकॉन से बंध बनाया हुआ है। ऐसी स्थिति में इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, या कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप धारा लगाएं तो इलेक्ट्रॉन या कोई चीज गति करे। नहीं करेगा, तो ये अभी कुचालक है। अगर हम इसमें मान लो कि समूह 13 के तत्व को मिला रहे हैं, समूह 13 से मैंने इसमें मिला दिया गैलियम को। मान लो गैलियम हम मिलाते हैं, तो गैलियम समूह 13 का सदस्य है। इसके बाह्यतम कोष में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए एक सिलिकॉन हटा के उसकी जगह पे हम क्या रख देते हैं? गैलियम। गैलियम 3 सिलिकॉन के साथ तो बंध बना लेगा, लेकिन चौथे के साथ जब बंध बनाना चाहेगा, तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन गैलियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये खाली जगह हो जाएगी। यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा? खाली जगह, रिक्ति आ जाएगी। इसको कहते हैं होल। और जब यहां का इलेक्ट्रॉन इस होल में गति करेगा, जंप करेगा, तो यहां होल आ जाएगा। यानी गति इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लेकिन आपको दिखेगा कि रिक्ति गति कर रही है। ठीक है? तो इस तरीके से जब हम समूह 14 के क्रिस्टलों में, सिलिकॉन या जर्मेनियम में समूह 13 के तत्व एल्यूमिनियम, गैलियम या इंडियम की अल्प मात्रा को मिलाते हैं, तो इससे रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, होल उत्पन्न होते हैं। होल में कुछ नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन की तुलना में हम इसको धनात्मक मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, इस पर तो कोई आवेश ही नहीं है, तो ऋण के ऊपर पाया जाता है 0, इसलिए इसको हम धन मान सकते हैं। तो रिक्तियां उत्पन्न होती हैं, और यहां विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रिक्तियां गति करती हैं, या हम ये कहें कि यहां आवेश वाहक की तरह रिक्तियां कार्य करती हैं, होल कार्य करते हैं। इसलिए समूह 13 को मिलाने से जो अर्धचालक बनेंगे वो पी टाइप या पॉजिटिव टाइप कहलाते हैं। पॉजिटिव टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। ठीक है? अब अगर हम ये कहें कि समूह 13 तो हो गया, अब समूह 15 मिला के देखो। समूह 15 से हमने आर्सेनिक मिलाया इस बार। तो आर्सेनिक के बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बंध तो बना ही लेगा। 4 बंध बनने के बाद
आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है जिससे जुड़ने के लिए यहां कोई नहीं है, तो ये कहलाया मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो किसी से नहीं जुड़ रहा है। तो इसलिए अब जब आप विद्युत धारा लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, इसलिए इस तरह का अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक या नेगेटिव टाइप अर्धचालक कहलाता है। फिर से देखेंगे कि जब हम समूह 14 के तत्वों या क्रिस्टलों सिलिकॉन या जर्मेनियम में समूह 15 के तत्वों फास्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी की अशुद्धियों को मिलाते हैं, कि डोपिंग करते हैं, कि अल्प मात्रा को मिलाते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, अर्थात यहां पर इलेक्ट्रॉन आवेश को ले जाने का काम करते हैं, आवेश वाहक का कार्य करते हैं। इसलिए इस तरह का अर्धचालक एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हमको पढ़ना है जालक ऊर्जा या बॉर्न हैबर चक्र। तो अब आते हैं, आयन हमारे बन के तैयार हो गए, अब उनको आपस में जुड़ना है। तो मान लीजिए सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो हर सोडियम अपने चारों तरफ कई क्लोराइड आयनों को आकर्षित करेगा, हर क्लोराइड आयन अपने चारों तरफ कई सोडियम आयन को आकर्षित करेगा और इनके बीच आयनिक बंध बनेगा। जब भी बंध बनता है कुछ ऊर्जा उत्सर्जित हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो एक मोल आयनिक क्रिस्टल को बनाने के दौरान आयनों के जुड़ने से जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, फिर से सुन लें, एक मोल आयनिक क्रिस्टल के बनते समय जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस ऊर्जा को हम जालक ऊर्जा कहते हैं। यू से दर्शाएंगे यहां, जालक ऊर्जा। इसी को उल्टा भी कह सकते हैं। एक मोल आयनिक क्रिस्टल को उसके अवयवी गैसीय आयनों में बदलने के लिए बाहर से जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, उस ऊर्जा को भी हम क्या नाम दे सकते हैं? जालक ऊर्जा। दोनों की मात्रा समान होती है, ठीक है ना। अब जालक ऊर्जा का काम है आयनों को बांध के रखना। तो अब इसकी गणना कैसे हो, तो ये कितनी मात्रा उत्सर्जित हो रही है, तो इसको समझने के लिए बॉर्न हैबर नाम के साइंटिस्ट ने एक वैकल्पिक विधि दी। उन्होंने कहा भाई सीधे सीधे नहीं निकाल सकते आप ऊर्जा, तो सीधे सीधे नहीं निकाल सकते तो कैसे निकालोगे? जैसे मान लीजिए कि आप एक दुकान में गए जहां बहुत सारा सामान मिलता है प्रिंट रेट पे, तो ठीक है, आपने 5 चीजें खरीदी, हल्दी ली, नमक लिया, साबुन लिया और शैम्पू ले लिया आपने, और इसके बाद आलू ले लिया। ठीक है, अब देखो हल्दी पे एमआरपी प्रिंटेड है, नमक पे एमआरपी प्रिंटेड है, साबुन पे एमआरपी प्रिंटेड है, शैम्पू पे एमआरपी प्रिंटेड है, आलू पे एमआरपी प्रिंटेड नहीं है। आपको पता होता है आलू थोड़े एमआरपी लगे होते हैं, आलू तो ऐसे ही लेते हैं अपन। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि आलू की कीमत निकालिए, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि दुकानदार ने आपसे कुल कितना पैसा लिया। मान लो दुकानदार ने आपसे कुल 150 रुपए लिए, तो आप क्या करोगे? बाकी की कीमतों को जोड़ोगे, 40, 30, 70, 10, 80 और ये हो गया 95। तो 95 को क्या करेंगे आप? घटा देंगे और यहां 55। ये कीमत किसकी है? आलू की। तो आलू की कीमत को इनडायरेक्टली निकाला हमने, डायरेक्ट नहीं निकाला। डायरेक्ट हमको नहीं मालूम है आलू की कीमत कितनी है, तो इनडायरेक्ट निकाला। इसी तरीके की विधि का इस्तेमाल किया किसने? बॉर्न हैबर ने।
तो इसलिए उसको हम बॉर्न हैबर चक्र कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, बॉर्न हैबर चक्र। हम सोडियम क्लोराइड के बनने से इसी को समझ सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक रिएक्शन कराया, 1 मोल सोडियम ठोस लिया, आधा मोल क्लोरीन गैस लिया, इनकी क्रिया कराई, इनसे 1 मोल सोडियम क्लोराइड ठोस बनने दिया, और जो कुल ऊर्जा निकली उसको डेल एच एफ कहा। ये वो कुल ऊर्जा है जो इस अभिक्रिया के दौरान निकली, यानी इतना पैसा आपने दुकानदार को दिया। अब ये अभिक्रिया एक पद में नहीं होती, ये अभिक्रिया कई पदों में होती है। सबसे पहले अभिक्रिया के लिए सोडियम ठोस से सोडियम गैस में बदलता है, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके लिए लगने वाली ऊर्जा को एस से दर्शाया जा सकता है, हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, आप डेल एच एस भी लिख सकते हैं, डेल एच के नीचे छोटा सा एस लगा के भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर सोडियम के गैस को हमने सोडियम, उसमें सोडियम का धनायन बना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, इसमें लगने वाली ऊर्जा सोडियम की आयनन ऊर्जा कहलाई। अब हमारा सोडियम धनायन गैस के रूप में तैयार है। क्लोरीन अणु के रूप में है, जुड़ा हुआ है बंध बना के, तो पहले बंध तोड़ना पड़ेगा। डी, बंध तोड़ने पे हमको क्लोरीन का परमाणु मिल गया। अब ये क्लोरीन का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन आयन बनाएगा, इसमें जो ऊर्जा ये बाहर निकालेगा, इसको इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। और जब ये दोनों जुड़ेंगे और दोनों जुड़ के क्रिस्टल बनाएंगे, तो जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी वो यू कहलाएगी। तो 5 तरह की ऊर्जाएं हैं, जिनमें से एस हमको देनी पड़ रही है, आयनन ऊर्जा हमको देनी पड़ रही है, बी हमको देना पड़ रहा है, लेकिन ई ए और यू तंत्र से बाहर निकलता है, सिस्टम से बाहर निकलता है। तो इसलिए डेल एच एफ बराबर होगा, टोटल सबको जोड़ देते हैं, एस प्लस आई ई प्लस हाफ डी, हाफ डी इसलिए क्योंकि आधे मोल के लिए है, प्लस ई ए प्लस यू। आपको निकालना क्या है, यू, तो आप डेल एच एफ में से इसको घटा दीजिए, माइनस एस प्लस आई ई प्लस हाफ डी प्लस ई ए। ये आपका बॉर्न हैबर चक्र का सरल रूप हो गया कि इस तरीके से आप जालक ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। इस चक्र का उपयोग अलग अलग ऊर्जाओं के मान को निकालने के लिए किया जाता है। मान लो आपको आयनन ऊर्जा निकालना है, बाकी पता है तो आयनन ऊर्जा निकल जाएगी। आपको बंध वियोजन ऊर्जा निकालना है, वो भी निकाल सकते हैं। यौगिकों का स्थायित्व, आयनिक यौगिक जिनकी जालक ऊर्जा अधिक होती है वो ज्यादा स्थायी होते हैं, जिनकी जालक ऊर्जा कम होगी उनका स्थायित्व भी क्या होता है, कम होता है। जालक ऊर्जा की गणना करने में तो इसका इस्तेमाल हो ही रहा है। तो ये है आपका बॉर्न हैबर चक्र। क्या किया गया है, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। सोडियम ठोस से सोडियम गैस में बदला, एक अभिक्रिया, सोडियम गैस से सोडियम धनायन गैस में बदला, दूसरी अभिक्रिया। इस तरीके से अलग भी लिखा जा सकता है। अब आते हैं एक और ऊर्जा पे। तो जालक ऊर्जा क्लियर है आपको कि जब कभी भी आयनिक क्रिस्टल का निर्माण होता है, आयन परस्पर जुड़ते हैं, तो जो ऊर्जा निकलती है वो जालक ऊर्जा है। ये ऊर्जा आयनों को कितनी मजबूती से आयन बंधे हैं ये बताती है। तो जालक ऊर्जा ज्यादा है, इसका मतलब आयन आपस में मजबूती से बंधे हैं। अब आते हैं हम विलायकन ऊर्जा पे, दूसरी ऊर्जा की बात करते हैं।
जब भी किसी आयनिक क्रिस्टल को किसी ध्रुवीय विलायक में घोला जाता है, अब ये ध्रुवीय विलायक क्या है? जैसे जल को देखिए आप, जल के अणु में हाइड्रोजन पे थोड़ा धन और ऑक्सीजन पे थोड़ा ऋण लगाते हैं हम। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो वो बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर लेता है? खींचता है, जिससे ऑक्सीजन पे थोड़ा ऋण आ जाएगा और हाइड्रोजन पे थोड़ा धनावेश। इस तरह का अणु जिसमें एक परमाणु पे थोड़ा धनावेश और दूसरे पे थोड़ा ऋणावेश हो, उसको हम ध्रुवीय कहते हैं, ध्रुवीय अणु। तो ध्रुवीय अणु, अब ये विलायक है तो ध्रुवीय विलायक बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ध्रुवीय विलायक में जब आप आयनिक क्रिस्टल को घोलते हैं तो हर एक धनायन अपने चारों तरफ विलायक के ऋणायन वाले हिस्से को आकर्षित करता है। ऑक्सीजन वाला हिस्सा सोडियम की ओर आकर्षित होगा, और इनके साथ दुर्बल बंध का निर्माण करता है। ऐसे ही क्लोराइड आयन ऋणायन है, ये जल के धनात्मक हिस्से यानी हाइड्रोजन परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और इनके साथ बंध बनाता है। तो इस तरीके से जब भी बंध बनेगा, बंध कहीं भी बने, कोई भी बनाए, ऊर्जा हमेशा उत्सर्जित होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम एक मोल आयनिक क्रिस्टल को किसी ध्रुवीय विलायक में घोलते हैं तो वहां विलायक के अणुओं और आयनों के बीच इस तरह की क्रिया होती है। इस संक्रिया से कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उस ऊर्जा को हम नाम देते हैं विलायकन ऊर्जा। ये ऊर्जा आयनों को अलग करने का काम करती है। तो अब जरा ध्यान से समझेंगे। हमारे पास दो ऊर्जा है। जालक ऊर्जा आयन को बांधे रखती है, विलायकन ऊर्जा उसको अलग करना चाहती है। अब आपका कोई सोडियम क्लोराइड, कोई आयनिक ठोस किसी लिक्विड में, किसी द्रव में कब घुलेगा, तो दोनों ताकत, दोनों जो ऊर्जा है वो एक दूसरे का विरोध करती है। आयन अलग अलग होंगे तो घुलेंगे। तो आयन को अलग करने से संबंधित ऊर्जा कौन सी है? विलायकन ऊर्जा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि विलायकन ऊर्जा का मान ज्यादा है, किससे? जालक ऊर्जा से, तब तो आपका ठोस पदार्थ, आपका आयनिक पदार्थ उस दिए गए लिक्विड में, दिए गए विलायक में घुलेगा। और अगर उल्टा है तो नहीं घुलेगा। यानी विलायकन ऊर्जा ज्यादा होने पे ही कोई भी आयनिक ठोस किसी दिए गए विलायक में घुलता है। उदाहरण के लिए एक प्रश्न होता है कि MgSO4 जल में विलेय है, जबकि इसी का सजातीय बेरियम सल्फेट जल में अविलेय है। अब ऐसा क्यों? तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एकदम सरल आंसर लिख सकते हो कि मैग्नीशियम सल्फेट के लिए विलायकन ऊर्जा, अगर जल है तो आप यहां जल योजन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। विलायकन ऊर्जा इसकी जालक ऊर्जा से ज्यादा है, जबकि बेरियम सल्फेट के लिए विलायकन ऊर्जा जल योजन ऊर्जा से या जालक ऊर्जा से, सॉरी, कम है, जालक ऊर्जा से कम है। तो जिसके लिए विलायकन ऊर्जा ज्यादा होगी वो घुल जाएगा, जिसके लिए कम होगी वो नहीं घुलेगा। अब बारी आती है विलायकन ऊर्जा या जल योजन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला तो है क्रिस्टल की जालक ऊर्जा। अगर जालक ऊर्जा का मान ज्यादा है
तो आयन मजबूती से जुड़े हैं, इसका मतलब उसका घुलना कठिन है। अगर जलयोजन ऊर्जा ज्यादा है तो इसका मतलब वो जालक ऊर्जा को तोड़ देगी और आयन अलग हो जाएंगे, हमारा आयनिक यौगिक घुल जाएगा। फिर बारी आती है आयन का आकार। जालक ऊर्जा विक्रमानुपाती होती है आयन की त्रिज्या से, यानी आयन का आकार जितना बड़ा होगा जालक ऊर्जा उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहां पर क्यों ज्यादा है, याद रखिए विलायकन ऊर्जा भी इसी की तरह से है, विलायकन ऊर्जा पर भी त्रिज्या का प्रभाव पड़ता है। विलायकन ऊर्जा दोनों ही ऊर्जाएं त्रिज्या से संबंधित हैं। तो हमने ये पाया कि सामान्य तौर पे आप यहां देखें, मैग्नीशियम +2 की आयनिक त्रिज्या बेरियम +2 की आयनिक त्रिज्या से बहुत कम है। इसलिए क्या होता है कि सडनली जालक ऊर्जा पर त्रिज्या का असर जो है वो जालक ऊर्जा पर क्या होता है, हाँ, विलायकन ऊर्जा पर बहुत ज्यादा होता है। तो इससे हुआ ये कि मैग्नीशियम की त्रिज्या कम हो गई तो अचानक उसकी विलायकन ऊर्जा बहुत बढ़ गई, और बहुत बढ़ जाने से क्या हुआ, उसकी जालक ऊर्जा से ज्यादा हो गई तो वो घुल गया। जबकि बेरियम सल्फेट में अभी जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा में दोनों के मान कम हुए हैं, क्योंकि आकार बढ़ेगा तो दोनों के मान कम होंगे, दोनों के मान कम हुए तो फाइनली विलायकन ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरह के होते हैं, आप लोग ध्यान देंगे अगर तो एक तो है कैल्शियम +2 जैसा आयन और एक है जिंक +2 जैसा आयन। कैल्शियम +2 में अंतिम अवस्था है 288, ये उत्कृष्ट गैस का विन्यास है, जबकि यहां है 2810, सॉरी 28810, ये उत्कृष्ट गैस विन्यास नहीं है। तो दो तरह के आयन होते हैं, एक आयन जिसका विन्यास उत्कृष्ट गैस के समान होता है, एक आयन जिसका विन्यास उत्कृष्ट गैस के आयन के समान नहीं होता। तो जिनका विन्यास उत्कृष्ट गैस के समान नहीं होता उनका आवेश ज्यादा ताकतवर होता है, यानी उनमें ध्रुवण क्षमता, उनमें आकर्षण क्षमता इससे ज्यादा होती है। ठीक है, अब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अब हम इसी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा सा है, थोड़ा सा पढ़ लें, उसके बाद इससे रिलेटेड कल चीजें बताऊंगा। अच्छा, ध्यान से देखेंगे, हम पढ़ने वाले हैं धनायन की ध्रुवण क्षमता, धनायन की ध्रुवण क्षमता व ऋणायन की ध्रुवणीयता। क्या है दोनों का मतलब, आप सबको पता है कि धनायन नॉर्मली छोटे आकार का होता है। क्यों छोटे आकार का होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो इसलिए आकर्षण बल ज्यादा है, टाइट है एकदम। ठीक है, जबकि ऋणायन की बात करें तो ऋणायन का आकार बड़ा होता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ठीक, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक उदाहरण लेते हैं अपन। सोडियम, सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये बना लेता है Na+ धनायन। प्रोटॉन इसमें अभी भी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो इस तरीके से धनायन में इलेक्ट्रॉन कम, प्रोटॉन ज्यादा होते हैं,
इसलिए नाभिक का आकर्षण ज्यादा ताकतवर होता है। ऋणायन की बात करें, क्लोरीन, प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन भी 17। अब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये क्लोराइड आयन में बदल जाएगा। प्रोटॉन तो अभी भी 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, एक जुड़ गया तो 18। तो इसका मतलब ऋणायन में हमेशा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं प्रोटॉन से, तो नाभिक का आकर्षण कम होता है। अब जब कोई धनायन ऋणायन के नजदीक आता है तो वो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन के बादल को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो जितनी ताकत से ये आकर्षित करता है, इस आकर्षण की ताकत को हम नाम देते हैं ध्रुवणीयता, सॉरी ध्रुवण क्षमता। इसको हम क्या नाम देंगे, ध्रुवण क्षमता। अब होता यह है कि इस आकर्षण की वजह से ऋणायन के आकार में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है। ऋणायन के इलेक्ट्रॉन का बादल धनायन की ओर थोड़ा सा मुड़ सा जाता है। तो धनायन के हिसाब से देखा तो धनायन ने खींच के क्या कर दिया, ऋणायन के आकार को बदल दिया, ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। तो धनायन की इस क्षमता को नाम देते हैं ध्रुवण क्षमता। अब ऋणायन के हिसाब से देखो तो ऋणायन ने अपने इलेक्ट्रॉन को किसकी ओर दे दिया, धनायन की ओर दे दिया। तो ऋणायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड धनायन की ओर जितना विस्थापित होता है, जितना आकर्षित होता है, ऋणायन की इस क्षमता को नाम देते हैं हम ध्रुवणीयता। ठीक है, तो धनायन के आकर्षित करने की क्षमता ध्रुवण क्षमता, और ऋणायन के आकर्षित होने की क्षमता ध्रुवणीयता कहलाती है। तो इतना अच्छी तरह पढ़िए, कल हमारा मेजर हिस्सा कवर हो जाएगा और आई थिंक कि कल हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है ना, तो अच्छी तरह पढ़ें, रीडिंग लें, कुछ डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।